हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि 2016 में आए थे। और आप देख रहे हैं दोस्तों, जो अब की बार एग्जाम हो रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी आफ्टर कार्बन, यानी कार्बन के अलावा अन्य कौन अधिक स्वयं सोजी गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो कार्बन की होती है। कार्बन के बाद दोस्तों सल्फर की होती है, सल्फर के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन की होती है। तो कार्बन के बाद पूछा दोस्तों, तो कार्बन के बाद दोस्तों सल्फर की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोजस सीरीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। सजातीय श्रेणी दोस्तों वो होती है जो कि CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर होती है। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं, ये CH2 जब हम दोस्तों जैसे एक कार्बन एटम से दूसरे पे जाते हैं, मीथेन से इथेन पे जाते हैं, तो CH2 का यहाँ पे दोस्तों क्या है डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो उसे दोस्तों हम होमोलोजस सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना, सजातीय श्रेणी, जो कि CH2 ग्रुप से दोस्तों क्या होती है डिफर होती है, उनके मतलब कि CH2 का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये CH4 है, ये दोस्तों मीथेन है, ठीक है ना। C2H6 ये दोस्तों हमारा यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया। C3H8 3 दूनी 6 और 2 8, ये दोस्तों हमारा प्रोपेन हो गया। C4H8 4 दूनी 8, ये दोस्तों एल्केन का नहीं बल्कि एल्कीन बन गया अब, ठीक है ना, ये ब्यूटीन बन गया है। तो ये वाला दोस्तों सेम नहीं है, बाकी तीनों के जैसा नहीं है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि इसने पूछा था डज नॉट बिलोंग टू सेम, तो इससे बिलोंग नहीं करता। ये तीनों एल्केन है, चौथे वाला एल्कीन है, तो चौथे वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें अभिक्रिया हो जाएगी। पहला दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट में आयरन जोड़ा, यहाँ पे फिर जिंक सल्फेट में आयरन के साथ रिएक्ट करवाया, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट को Pb यानी लेड के साथ रिएक्ट कराने पर अभिक्रिया होगी, या फिर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तब रिएक्शन होगी। तो आपको बताना है कब रिएक्शन होगी। दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज ग्रुप में सेंड की हुई थी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो फेरस है, फेरस इसको मतलब कि आयरन बोलते हैं, आयरन दोस्तों क्या है कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन है दोस्तों इसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होती है, कॉपर से ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों बाकी सब में रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ चौथे वाले में रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम तो खुद आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले ही दोस्तों यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस कहा, आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक भी दोस्तों आयरन से ज़्यादा क्या है रिएक्टिव है, तो जिंक भी दोस्तों आयरन के द्वारा डिस्प्लेस नहीं होगा। दोस्तों मैग्नीशियम Pb से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Pb इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन कॉपर दोस्तों आयरन से कम रिएक्टिव होता है, तो इसलिए जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी निम्न के द्वारा प्रोपाइन और प्रोपीन में भेद कर सकते हैं। दोस्तों आपको प्रोपाइन और प्रोपीन दे दिया, एल्काइन और एल्कीन दे दिया, आपको उनमें अंतर बताना है, तो कैसे करोगे। तो कौन सा टेस्ट है दोस्तों जिसके द्वारा आप उसमें अंतर कर सकते हो, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अमोनियम और यहाँ पे दोस्तों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से इससे कर सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जो प्रोपाइन है यानी एल्काइन है, जब इसको दोस्तों इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी बनेगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन दोस्तों जब हम प्रोपीन यानी एल्कीन के इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है ना। इससे दोस्तों हम डिफरेंस यहाँ पे पता कर सकते हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन है जो भी है वो प्रोपाइन है या प्रोपीन है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो प्रोपाइन हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं मिला तो दोस्तों प्रोपीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से वह आयन जो CO का सम इलेक्ट्रॉनिक है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। आइसो का मतलब दोस्तों समान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। दोस्तों CO, कार्बन में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ऑक्सीजन में होते हैं दोस्तों 8, तो 6 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताना है और किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों CN देखो,
कार्बन में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन नाइट्रोजन में 7 होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे लगा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और भी है, तो फिर यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो 6 और 7 13 और 1 14। तो इसमें दोस्तों दोनों में सेम हो गए, तो पहले वाला ही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो 8 दूनी 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 आएगा। सिर्फ दोस्तों ए वाला और सीओ, सीएन नेगेटिव और सीओ, इन दोनों में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड इन द फ्लोइंग इज सेम। दोस्तों कमेंट करके आप भी साथ के साथ आंसर बताते रहो कि निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या 8 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं के समान है। दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालते हो? दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी O2। अब इसका निकालने का क्या तरीका होता है, W/m कर दो और इंटू में कर दो एवोगैड्रो नंबर, इंटू में कर दो एवोगैड्रो नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास होता है दोस्तों आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना, 16, लेकिन यहाँ पे O2 लिखा है, तो 16 दूने 32 हो जाएगा। तो 8/32 गुना क्या करेंगे Na, गुना करेंगे Na। ये दोस्तों नंबर ऑफ मोलिक्यूल रहेगा किसमें, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, यानी 8 है 8 8 चौके 32, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे 1/4 ऑफ Na। अब आपको देखना है इन चारों में से किसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो 1/4 Na आता है। दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे 11 जो कार्बन है, 11 ग्राम CO2 है, ये दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, 11 ग्राम तो इसका W यानी कि वेट हो गया, और कार्बन CO2 का दोस्तों मोलिकुलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का दोस्तों 16 दूने 32, तो 12 और 32 44 हो गया, और इंटू Na। तो आप देख सकते हो 11 कम 11, 11 चौके 44, तो 1/4 Na जो कि सेम आया दोस्तों 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो यानी कि ऑप्शन सी वाला दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों सोल्व करके देखना है, जो मोल कंसेप्ट से दोस्तों क्वेश्चन 100% आ रहा है तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, सभी फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बेरिलियम यहाँ पे दोस्तों क्या है, पोटाशियम है, सोडियम और मैग्नीशियम है, तो आपको ये बताना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पे बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, बेरिलियम की ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है दोस्तों, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो ना ग्रुप में, तो ये डिक्रीज होती है, जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो डिक्रीज होगी, और जब आप लेफ्ट टू राइट चलती हो तो ये इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको पता है दोस्तों जो KNa है ये दोस्तों बेरिलियम से नीचे आते हैं, और बेरिलियम दोस्तों राइट साइड भी है इन दोनों से। इसका मतलब दोस्तों बेरिलियम की जो आयनाइजेशन थैलेपी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपको मैंने बताया अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये जो पोटाशियम है, सोडियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ये सभी दोस्तों इससे नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, और बेरिलियम ऊपर आता है तो इसकी ज़्यादा होगी, और लेफ्ट टू राइट दोस्तों इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज। अब ये दोनों दोस्तों जो K और Na है ये तो फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन बेरिलियम फर्स्ट में नहीं आता, इससे आगे आता है, तो इस वजह से भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी जो मतलब प्रॉपर्टी है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है या टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, सभी प्रॉपर्टीज दोस्तों आपको याद होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट इवॉल्व CO2 अपॉन हीटिंग। यानी निम्न में से किसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको गर्म करने पे नहीं निकलेगी, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो एक तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, या फिर दोस्तों यहाँ पे पोटाशियम कार्बोनेट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम कार्बोनेट है दोस्तों, ये हमारे स्टेबल कार्बोनेट होते हैं। कैसे स्टेबल कार्बोनेट होते हैं दोस्तों, ये क्या है, जब हीट करते हैं तो इनमें ये डिकम्पोज नहीं होते, जब इनको हीट किया जाता है डिकम्पोज नहीं होते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चाहे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट हो चाहे पोटाशियम, दोनों दोस्तों स्टेबल होते हैं, हीट करेंगे तो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो CO2 नहीं निकलेगी, बाकी तीनों से निकल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज का दोस्तों मुख्य घटक कौन सा होता है, कांस्य का। दोस्तों जो ब्रोंज है वो किस किस से मिलकर बनता है, जो मेन उसमें कॉपर और SN यानी कि टिन होता है, और दोस्तों परसेंटेज भी आप याद रख सकते हो, 81% दोस्तों यहाँ पे तांबा होता है, कॉपर होता है, और दोस्तों 11% क्या होता है, टिन यानी SN होता है, तब जाके दोस्तों कांस्य बनता है। लेकिन दोस्तों एक बेल मेटल होता है, क्या होता है, बेल मेटल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेल मेटल है दोस्तों, वो भी इन दोनों के मिश्रण से बनता है, लेकिन उसमें परसेंटेज का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 89 आएगा दोस्तों, 89 था दोस्तों कॉपर, और 11% दोस्तों टिन होगा, तब तो बनेगा कांसा। लेकिन दोस्तों परसेंटेज हमने थोड़ी सी बदल दी, 80% क्या कर दिया हमने टिन कर दिया,
सॉरी कॉपर कर दिया, और 20% दोस्तों क्या कर दिया, टिन। तो 20% टिन करने से और 80% दोस्तों कॉपर करने से इससे क्या बनेगा, बेल मेटल बनेगा। दोनों सेम है मेटल, कॉपर और स्ट्रोंशियम सॉरी टिन, कॉपर और टिन है, लेकिन दोस्तों परसेंटेज बदलने से अलग अलग चीज़ बन जाती है, आपको ध्यान में रखना है। और कमेंट करके बताओ दोस्तों, तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक से कौन सा एलॉय बनेगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द सोप हैज़ ए, द सोप हैज़ ए यानी कि साबुन में क्या होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साबुन में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है ना। जल स्नेही शीर्ष और जल विरोधी पुच्छ, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इनकरेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा नाम गलत है। तो कौन सा नाम गलत है आपको बताना है। 1 फिनाइल इथानोन, 1 फिनाइल इथानोन, यानी दोस्तों अगर आप बनाओगे इसको तो CH3 यहाँ पे C आ जाएगा, इथानोन है तो यहाँ पे COO बॉन्ड आएगा, क्योंकि ओन का आपने पढ़ोगे कीटोन ग्रुप होता है, और यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, फिनाइल। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर तो मतलब कि बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 पेंटेनल, पेंटेनल तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे क्या आएंगे, C आएंगे, क्योंकि पेंटे हैं, ठीक है ना। और 2 पे इसने कहा है पेंटेनल, यानी कि यहाँ पे CHO लगेगा, यानी O, ठीक है ना, और H। अब OH लग गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, 2 तो O के साथ, 2 C के साथ और 1 H के साथ, लेकिन कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2 पेंटेनल है ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये हमारा गलत है। अगर आप 2 पेंटेनोल बनाओगे तो 1 2 3 4 5 और 2 पे दोस्तों OH आसानी से लग जाएगा, यहाँ पे 4 बॉन्ड आ जाएंगे, ये तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे वाला नहीं बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हो, ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों द रिएक्शन CH3COO2H5 और इससे क्या बना, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये है हमारा CH3COO2H है ना, ये हमारा दोस्तों एस्टर है, क्या है, एस्टर, इथाइल एसीटेट। और इससे क्या बना दोस्तों, एक तो CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और एक दोस्तों C2H5OH जिसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको दोस्तों हम बोलेंगे इथेनोइक या फिर इथेनॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथेनॉल। तो ये दोनों बने, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बने किससे, एस्टर से दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे CH3CO है, यहाँ पे CH3CO है, यहाँ पे OCH2H5 है, OCH2H5 है, यहाँ पे दोस्तों OH एक्स्ट्रा है, यहाँ पे H एक्स्ट्रा है, OH और H एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो H2O एक्स्ट्रा है, यानी इस साइड दोस्तों प्लस में H2O भी होगा, क्या होगा, H2O। जब दोस्तों किसी रिएक्टेंट में H2O जोड़ा जाता है, तो H2O जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो कौन सी मतलब कि रिएक्शन होती है दोस्तों, वो होती है हाइड्रोलिसिस। जब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर H2 ऐड किया जा रहा है तो दोस्तों हाइड्रोलिसिस होती है, और जब H2 माइनस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसको दोस्तों डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे निर्जलीकरण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि ऑप्शन बी वाली आपकी हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन यहाँ पे हो जाएगा। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर दोस्तों ये उल्टी होती, यानी कि इसमें इसको ऐड करते तब जाके दोस्तों ये बनता एस्टर बनता, तब इसको हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते। अगर उल्टी होती है तो एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन की उल्टी होती है दोस्तों प्रोसेस हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच रिएक्शन इज मतलब कि रिवर्स होती है किसकी, एस्ट्रिफिकेशन की, तो हाइड्रोलिसिस, या हाइड्रोलिसिस की जो रिवर्स होती है उसका एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजिनेशन कब होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजिनेशन तब होती है जब H2 ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है दोस्तों, H2 को ऐड किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन। H2O को ऐड किया जाता है, हाइड्रोलिसिस। और पानी की कमी होती है, माइनस होता है, तब दोस्तों निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। तो ये सभी दोस्तों आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ए सोल्यूशन रिएक्ट विद जिंक पाउडर टू गिव ए गैस दैट एक्सप्लोड्स विद वंट द सोल्यूशन कंटेन, यानी दोस्तों एक विलियन जिसके साथ जस्ता क्रिया करके गैस बनाता है जिसे जलाने पर विस्फोट होता है, इस विलियन में उपस्थित क्या, कौन सा दोस्तों इसमें उपस्थित होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा है, फिर दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, और फिर दोस्तों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जो जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब दोस्तों वो जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, H2, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है,
और H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? H2 गैस, ठीक है ना। और जो H2 गैस निकलती है दोस्तों पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है ना। एक्सप्लोड करती है, एक पॉप साउंड आती है। तो किसके साथ रिएक्ट करने पर दोस्तों? HCl के साथ रिएक्ट करने पर ऐसा हुआ। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में इसको कहते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू आपको याद रखनी है कि 0 से 7 होता है तब दोस्तों एसिडिक होता है, 7 से 14 के बीच में बेसिक और 7 पे दोस्तों न्यूट्रल होता है। तो एक्स और वाई दो विलेन है, एक का पीएच मान दोस्तों 6 है और एक का 9 है, ठीक है ना। एक्स का तो 6 है और वाई का दोस्तों क्या है यहाँ पे 9 है। तो बताना है कि ये दोनों क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे दोस्तों। 6 वाला तो एसिडिक होगा, अम्लीय, और 9 वाला 7 से ऊपर बेसिक होगा। तो यानी कि पहला एसिडिक दूसरा बेसिक, ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, यानी निम्न में से किसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्तों क्या किसके साथ रिएक्शन होती है आपको बताना है। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे, क्लोरीन के साथ करेंगे, तो क्या बनेगा दोस्तों CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और साथ ही रिएक्शन भी ध्यान में रखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसको दोस्तों हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं जब इसको OCl2 ऐसे करके लिखते हैं। तो ठीक है ना, दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट 30 डिग्री सेल्सियस, निम्न में से कौन सा तत्व 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। 30 डिग्री पे दोस्तों ठोस में कौन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, गैलियम या फिर मरकरी। दोस्तों आपको पता है जो नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन होता है, और जो मेटल है वो होता है दोस्तों पारा। तो ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बचे दोस्तों आयोडीन और गैलियम, क्योंकि दोस्तों जो रूम टेम्परेचर होता है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना, उसको रूम टेम्परेचर माना जाता है। अब दोस्तों रूम टेम्परेचर पे ये दोनों तो क्या होंगे, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होंगे, और 30 डिग्री पे भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करें आयोडीन की। आयोडीन है दोस्तों जो, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन गैस दोस्तों जो 30 डिग्री सेल्सियस है, ये दोस्तों इस पर क्या होगी, ये मतलब कि सॉलिड, यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस अवस्था में होता है। दोस्तों जो आयोडीन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन वाली हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये सॉलिड में होगी 30 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे हो गैलियम भी हो सकता है। देखो दोस्तों जो गैलियम है ना, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, आपको ध्यान में रखना, सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे फिर ये तो सॉलिड होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको बताया रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, लेकिन जो गैलियम है इसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होता है 29.7 डिग्री सेल्सियस, 29.7 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे दोस्तों ये सॉलिड नहीं रहता। इससे ऊपर टेम्परेचर अगर कर दिया 29.7 से, तो 30 डिग्री इससे ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे दोस्तों ये सॉलिड नहीं रहता। तो यानी कि 30 डिग्री पे सॉलिड नहीं रहेगा। अगर 29 होगा तब तो दोस्तों सॉलिड होगा, इससे ऊपर दोस्तों ये 29.7 से ऊपर सॉलिड नहीं रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। आयोडीन दोस्तों क्या सॉलिड रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट्स एक्वा सोल्यूशन टर्न्स द फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर पिंक, यानी निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन फिनोफ्थिलीन सूची को गुलाबी कर देगा। दोस्तों फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये कब गुलाबी होता है ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो दोस्तों ये क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा, कलरलेस, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। एसिड के साथ क्या रहेगा दोस्तों, कलरलेस रहेगा, और बेस के साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब आपको बस ये बताना है इनमें से बेस कौन सा है, इनमें से बेस कौन सा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो अभी एक और बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो 8.5 जिसका पीएच मान होता है 8.5 से कम, पीएच वैल्यू 8.5 से कम होती है, उसमें दोस्तों ये कलरलेस रहता है। और जिसकी दोस्तों 9.0 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है, किससे, 9.0 से, उसमें दोस्तों ये पिंक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मतलब कि बेसिक भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब ये पिंक बनेगा, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे
जो सोडियम कार्बोनेट है या फिर पोटासियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटासियम कार्बोनेट है, ये दोस्तों क्या है, वीक एसिड। एक तो होता है H2CO3, आपने सुना होगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड है। और दोस्तों या तो अगर हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, NaOH जोड़ेंगे। क्या बनाएंगे, NaOH। और NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH को जब H2CO3 में मिलाते हैं तब बनता है दोस्तों Na2CO3, Na2CO3। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो एसिड तो वीक मिलाया और दोस्तों बेस, ध्यान से समझना दोस्तों, एसिड तो यहाँ पे वीक है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब इससे दोस्तों क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इसमें दोस्तों जो OH नेगेटिव आयन्स ज़्यादा होंगे किसके कंपेरिजन में, OH पॉजिटिव आयन के कंपेरिजन में। तो ये भी दोस्तों किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये बेस है तो अभी मैंने आपको बताया बेस में जो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर है वो पिंक हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पोटासियम कार्बोनेट हो तब भी दोस्तों वो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ए मिक्सचर ऑफ फ्लोइंग। निम्न में से किस मिश्रण में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों स्टार्च हो गया एक तो, और दोस्तों अगर मिल्क आ जाए, इनमें दोस्तों टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो स्टार्च वाला दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण, यानी इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है। दोस्तों आपने देखा था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल है वो बिना मतलब कि डिफ्लेक्ट हुए सीधा पास हो गए थे, तो अविचलित गुजर गए, यानी कि पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है सिलेक्ट द नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द फॉलोइंग। इनमें में से अधातु तत्व कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों इनमें नॉन मेटल कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेटल, नॉन मेटल सभी के बारे में, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैल्शियम, गैलियम और बिस्मथ ये हमारे दोस्तों मेटल है, लेकिन बोरोन क्या है दोस्तों, हमारा नॉन मेटल है। तो ऑप्शन डी वाला आपका दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो मेटल, नॉन मेटल और दोस्तों मेटलॉइड, ठीक है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए इंसुलेटर कौन कौन से हैं, खासकर मेटल, नॉन मेटल और दोस्तों मेटलॉइड। मेटलॉइड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैथोड रेज। निम्न में से कौन सा कैथोड किरणों के लिए सत्य नहीं है। कैथोड किरणों के संगठन इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आविष्कार अल्फा किरणों के स्वर्ण पत्थर पर बुछार करने से रदरफोर्ड ने किया था। डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय बोम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन गोल्ड फॉइल। दोस्तों जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड रेज है, इसका आविष्कार रदरफोर्ड ने नहीं किया था। एक आपको याद रखना, प्लक्कर नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उसने खोज की थी इसकी लगभग 19वीं सदी में 1858 के आसपास, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं। मास भी दोस्तों इसका इतना होता है। तो दूसरे वाला दोस्तों यहाँ पे गलत है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ दीज हैव। एक तत्व के दो समस्थानिक हैं, इन दोनों के परमाणु में। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी 2023 में 9th वाले एग्जाम में आया था, ठीक है ना। जो आइसोटोप है किसी एलिमेंट के दो, तो उनमें क्या चीज़ सेम होती है दोस्तों। आइसोटोप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। आपको पता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जिसमें दोस्तों जिन दो एटम्स में नंबर ऑफ, या जिन दो एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, वो दोस्तों क्या होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रोंग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन आपको बताना है। परमाणु विद्युत निरपेक्ष होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोस्तों आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल सही है। यहाँ पे परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। एटम्स कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दोस्तों यहाँ पे नेवर लिखा है, नेवर यानी कभी भी, तो कभी भी वाला तो गलत है। एटम्स दोस्तों क्या है, स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन कभी भी वाला गलत है, क्योंकि नोबल गैसेज है दोस्तों जैसे आर्गन, हीलियम, इनके एटम दोस्तों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कभी भी वाला यहाँ पे गलत लिखा गया। यहाँ पे कभी भी नहीं होता ना, कुछ और लिखता कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, तो मान लेते, लेकिन कभी भी लिख दिया तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद एटम आर बेसिक यूनिट, बिल्कुल सही है, बेसिक यूनिट होते हैं, आयन बनाने के लिए मॉलिक्यूल इनसे बनते हैं, ठीक है ना। ऑन चेंजिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स डू नॉट चेंज, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरे वाला दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों एटॉमिक मास है जो ऑक्सीजन का 16 है, तो नंबर ऑफ मोल बताने हैं आपको 4.8 ग्राम ओजोन में। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ओजोन में दोस्तों आपको बताने हैं कितने अणुओं, जो मोल हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल आपको बताने, ठीक है ना। अब दोस्तों नंबर ऑफ मोल से निकालने का क्या फॉर्मूला है, W/m, जो वेट दिया है और मोलिकुलर मास।
ठीक है ना। अब दोस्तों वेट आपको दिया है 4.8 ग्राम, कितना दिया है 4.8 ग्राम। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन 1 है तो इसका दोस्तों मास होता है 16, अब 16 तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 48 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल मोलिकुलर इसका मास हो जाएगा। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा, कितना आएगा 0.1 मोल। ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मोल कंसेप्ट से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से समझ लेना है इसको, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम की दोस्तों ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। दोस्तों जो पोटासियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार पोटासियम आया है तो 2 एकम 2 2 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना। क्रोमियम 2 बार आया है, हम क्रोमियम का दोस्तों x मान लेते हैं, तो 2 है तो 2x इसका हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के। O7 दोस्तों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर 1 अगर एलिमेंट हुआ तो -2 होता है, यहाँ पे 7 है तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू। और ओवरऑल दोस्तों इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं होता तो हम लिखते हैं 0। जैसे Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव में दोस्तों -1 चार्ज है तो हम -1 लिखेंगे बराबर में, है ना। अब मान लो Cu+2 है, कॉपर +2 तो इसका +2 है, अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा तो 0 होता है। अब दोस्तों 2x, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, तो -12 इज इक्वल टू 0, इधर जाके 12 हो जाएगा, और 2 6 या 12, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो आपके साथी हैं उनका भी दोस्तों फायदा हो जाए। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना 25 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर CHS एंट्री एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो जब भी हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।